हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे मोर देन 101 क्वेश्चन का। मोर देन 101 टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पर, कुछ महत्वपूर्ण जो कि वन लाइनर भी दिए गए हैं, उसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और अगर आपने अभी तक करंट अफेयर का लेक्चर नहीं देखा है तो आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। पूरे घटनासार का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को उठाकर आपके सामने रखा जा रहा है, जिसके चांसेस मोर देन 101% है कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और आप लोग प्रियांशु दुबे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्विज़ दिए जा रहे हैं करंट अफेयर के। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी करंट अफेयर के क्विज़ दिए जा रहे हैं स्पेशली फॉर समीक्षा अधिकारी, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आज और कल उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर का क्विज चल रहा है। अभी 8-10 क्वेश्चन शायद पढ़ चुके हैं उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाँ, आपसे एक चीज़ और बता दें, अगर आपने अभी तक उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेक्चर नहीं देखा है कंप्लीट उत्तर प्रदेश का, तो वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। आपने अभी तक भूगोल का लेक्चर, संपूर्ण भारत के भूगोल का लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, यहाँ पर लिखा है पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली बार किसे महिला कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सारा टेलर को। पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली बार किसे महिला कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? सारा टेलर को। टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में सर्वाधिक 7 पदक 4 स्वर्ण 3 कांस्य जीतने वाली खिलाड़ी बनी ऑस्ट्रेलिया की एमा मैक्योन तैराकी में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक गोल्ड टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है, उसको आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जर्मन स्पोर्ट्स बियर ब्रांड एडिडास ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को महिला खेलों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दीपिका पादुकोण को। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में किस नाम की योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य समूचे भारत में घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाना है? तो उस योजना का नाम है हर घर दस्तक। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम है गरुड़। किसने लॉन्च किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ओके आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की गई है? वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030 तक। ओके, नीति आयोग और यूके सरकार के सहयोग से विकसित इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल, जिसे 10 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 समिट में लॉन्च किया गया, उस पोर्टल का क्या नाम है? तो वो है ई अमृत पोर्टल। ठीक है, तो नीति आयोग और यूके सरकार के सहयोग से विकसित इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल है ई अमृत पोर्टल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी TCA द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का। और अगर ये नया टाइगर रिजर्व घोषित हो जाता है तो ये भारत का 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व होगा। 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व है कौन सा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का है। 51 नंबर का है श्री विल्लुपुथूर मेगा मलई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या सिर्फ और सिर्फ 3 है। 3 टाइगर रिजर्व हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, 2 और हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में टाइगर की संख्या वर्तमान समय में 173 है और प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। तो आप लोग बताइएगा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी कहते हैं, ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? कमेंट जरूर करिएगा। कुछ ही लोगों के कमेंट आ रहे हैं तो आप लोग जरूर करिएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने हाल ही में
कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो नया नाम अगर रख दिया जाएगा तो उसका वो नाम हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क का रामगंगा नेशनल पार्क। अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 90 नंबर पर है। रैंकिंग से रिलेटेड अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाकर आप देख लीजिए। वहाँ पर 1 जनवरी से 15 नवंबर तक जितनी भी रैंकिंग है जो महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसको कवर किया गया वहाँ पर, उसको देख लीजिए। अगर आपने दिवस का लेक्चर नहीं देखा है, पूरे दिवस, पूरे वर्ष के दिवस जो महत्वपूर्ण दिवस में पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप जाकर देख लीजिए। अभी समय है, आज 30 दिसंबर है, ठीक है। महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल, महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्राप्त हुआ, उसका नाम है वाडा कोलम चावल। वाडा कोलम चावल, वाडा कोलम चावल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? अक्टूबर 2021 में कन्याकुमारी लौंग को, कन्याकुमारी लौंग को। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों को शुरू किया गया है? त्रिशूल को और गरुड़ को। त्रिशूल को और गरुड़ को याद रखिएगा। त्रिशूल और गरुड़ 2 मालवाहक ट्रेनें हैं, मालगाड़ियां हैं जो सबसे लंबी ट्रेनें हैं, इनको शुरू किया गया। किस महिला सांसद के नेतृत्व में हाल ही में अमेरिकी सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया गया था? तो महिला सांसद कौन सी हैं? अमेरिका की कैरोलिन बी मैलोनी। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की? उज्बेकिस्तान में, ठीक है। हाल ही में कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर? मणिपुर में। हाल ही में कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है? तो मणिपुर में। असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा निर्मित वह शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतन जीआई टैग प्रदान किया गया, तो जुडीमा शराब कहाँ की है? आसाम की है, ठीक है। चावल से निर्मित शराब है। हाल ही में अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित पत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू किया? तो ये है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। याद रखिएगा, फास्टर किसने शुरू किया है? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर कहां पर दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया? तो लेह में। नवंबर 2021 में विवादों में रही पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ दिवस दिए गए हैं महत्वपूर्ण। 15 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष का विषय था भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। 16 सितंबर को आपको पता ही है क्या होता है, विश्व ओजोन दिवस होता है, वर्ल्ड ओजोन डे होता है 16 सितंबर को। इस वर्ष विषय था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। 16 सितंबर पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के एग्जाम में पूछा गया था कि 16 सितंबर मतलब पूछा गया था विश्व ओजोन दिवस किस डेट को मनाया जाता है। याद रखिएगा। दिवस वाला लेक्चर आप जाकर देख लीजिए, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। उसकी PDF भी टेलीग्राम पर दी गई है, उसको भी देख लीजिए और पढ़ लीजिए। अभी समय है, 2-4 दिन समय है। एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा 1-2 दिवस से क्वेश्चन आने ही हैं, आ जाएंगे। और यूपी पीसीएस प्री में तो 3 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का इस वर्ष का विषय था। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का इस वर्ष का विषय था वैश्विक सुधार में स्वच्छ समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। और यहाँ पर देखिए है 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बम्बू डे, ठीक है। इसकी थीम थी बम्बू प्लांट, इट इज़
इज़ द टाइम टू प्लांट प्लस बम्बू। ओके, तो ये सब महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए रखा गया है यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हुआ श्रीनगर। श्रीनगर जो है 6वां बन गया है, और श्रीनगर और जयपुर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में शामिल किया गया है, श्रीनगर और जयपुर को। इसके साथ ही भारत के यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल होने वाले शहरों की संख्या हो गई 6। कौन कौन से शहर हैं? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर और श्रीनगर, ये 6 हो गए हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इस पर याद रख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड को मिला देश का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन, सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन किसको मिला है? उत्तराखंड को। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर बना 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला। हिमाचल का किन्नौर बना 100% टीकाकरण वाला पहला जिला। किन्नौर जिला देश का ऐसा पहला जिला बन गया जहां पर 100% योग्य आबादी को कोरोना का दोनों टीका लगाया जा चुका है। यह सूचना हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साझा की। हिमाचल प्रदेश ने राज्य की कुल 100% आबादी का 18+ जो लोग हैं का टीकाकरण करवा लिया है। राज्य में सभी योग्य लोगों को कोरोना की पहली खुराक दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश यह उपलब्धि अर्जित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, यह उपलब्धि, और दूसरी किन्नौर भी याद रखिएगा जिला। देश का पहला एल्कोहल संग्रहालय कहाँ पे बना है? देश का पहला एल्कोहल संग्रहालय गोवा के कैंडोलिम बीच में देश का पहला एल्कोहल संग्रहालय बना है। एल्कोहलिक पेय पदार्थ फेनी के लिए विश्व प्रसिद्ध गोवा का कैंडोलिम बीच। 2016 में फेनी को गोवा का हेरिटेज ड्रिंक भी घोषित किया जा चुका है। और फेनी ड्रिंक गोवा में मुख्य रूप से 2 तरह का फेनी सबसे पॉपुलर है, फेमस है। एक काजू फेनी, दूसरा है नारियल फेनी। अब यहाँ पर देखिए देश के 2 समुद्र तट, एक है कोवलम, दूसरा है ईडन। कोवलम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। दूसरा ईडन जो है पुडुचेरी का है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है कि सुमेलित करने के लिए दे दिया जाए, या फिर नॉर्मल पूछा जाए, या फिर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तमिलनाडु के कोवलम, याद रखिए कहाँ का है? कोवलम तमिलनाडु का है, पुडुचेरी का ईडन है। और ये प्रमाण पत्र देता कौन है? डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन देता है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर लिखा है राधानगर अंडमान और निकोबार का तट है। राधानगर अंडमान और निकोबार का तट है। शिवराजपुर गुजरात का तट है। बाकी तटों के नाम देखिए, जैसे घोघला दीव का है, कासरगोड और पदुब्रिदी है कर्नाटक का, कप्पड़ है केरल का, रसीकोंडा आंध्रा का है, और गोल्डन उड़ीसा का है। तो ये कुछ तट हैं। और कोवलन और ईडन को जब ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दे दिया गया तो भारत में ऐसे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाले तटों की संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में तटों की संख्या 10 हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 हो गई है, याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय की बात करें तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में। सखारोव पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद द्वारा हाल ही में यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2021 से विचार की स्वतंत्रता के लिए जेल में निरुद्ध रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नावलनी को सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया? 45 वर्षीय एलेक्सी को व्लादिमीर पुतिन के शासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ अथक रूप से लड़ने के लिए उनकी अपार व्यक्तिगत बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है। विचार की स्वतंत्रता के लिए यह पुरस्कार, जिसे सामान्यतः सखारोव पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, यूरोपीय संसद का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार माना जाता है। सखारोव पुरस्कार उन व्यक्तियों और लोगों के समूह को दिया जाता है जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा और विचारों की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। याद रखिएगा, सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है। एलेक्सी नावलनी को दिया गया है। व्हिटले पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। व्हिटले पुरस्कार 2021 जो है, इसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। 2021 में नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुक्कू फोम को व्हिटले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार नागालैंड में एक बायोडायवर्सिटी पीस कॉरिडोर को स्थापित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी चर्चित यह पुरस्कार प्रकृति संरक्षण हेतु ब्रिटिश संस्था व्हिटले फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 40,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार, यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 भारतीय किसी चीज़ को दिया जाता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भारतीय को मिलता है, किसी भारतीय संस्थान को मिलता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अगर यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 दिया गया है 8 सितंबर 2021 को भारत स्थित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण यहाँ पर रखे गए हैं। ये जो यहाँ पर 3 दिख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहते हैं एवरग्रीन है, कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले सरस्वती पुरस्कार 2020 दिया गया है। दिया किसके द्वारा जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। सरस्वती पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार इस वर्ष 30वें नंबर के पुरस्कार है। 30वां पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है। 2021 का 2020 वाले पुरस्कार हैं, 2021 में दिया गया, 2020 के पुरस्कार हैं। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं ये तीनों। वर्ष 2020 के लिए दिया गया है मराठी लेखक हैं सरस्वती के लिए, मराठी लेखक हैं, सरस्वती का वास हो गया है शरण, सरस्वती की शरण में चले गए हैं, सरस्वती की शरण में चले गए हैं, तो इसीलिए शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है, ठीक है। शरण कुमार सरस्वती की शरण में चले गए हैं और सनातन के लिए इनको दिया गया मराठी लेखक। कौन से लेखक? मराठी। किस भाषा के? मराठी हैं। व्यास पुरस्कार की बात करें, व्यास पुरस्कार शरद पगारे को दिया गया है। व्यास पुरस्कार शरद पगारे को दिया गया है। यहाँ शरण है, यहाँ शरद पगारे हैं, लेकिन इनको हिंदी कथा के लिए दिया गया, हिंदी कथा साहित्य के लिए। इनका ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया है व्यास पुरस्कार 2020। बिहारी पुरस्कार श्री कृष्ण मोहन बोहरा को, बिहारी बोहरा श्री कृष्ण मोहन बोहरा को दिया गया है। इनकी आलोचना कृति है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। दादा साहब फाल्के पुरस्कार यहाँ पर दिख रहा है, तो 51 नंबर का 51st दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है शिवाजी राव गायकवाड़ रजनीकांत को। उनका नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। ओके, आगे बढ़ते हैं। श्याम सुंदर ज्ञानी को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, श्याम सुंदर ज्ञानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है यूएनसीसीडी के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने राजस्थान के पारिवारिक वानिकी की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्याम सुंदर ज्ञानी एक अनूठी अवधारणा जो एक परिवार के साथ एक पेड़ को जोड़ती है, इसे एक हरे परिवार का सदस्य बनाती है। फैमिलियर फॉरेस्ट्री की बात की है इन्होंने। चलिए, हरिपुरा ये भी न्यूज़ में था। हरिपुरा क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि 23 जनवरी को प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। अब से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि अब से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा और इसी दिन ई ग्राम विश्वग्राम परियोजना की शुरुआत इन्होंने की थी। पेरुकुलम क्यों न्यूज में था, क्यों इम्पॉर्टेंट है? केरल के कोल्लम जिले के पेरुकुलम को केरल की पहली बुक विलेज का सम्मान दिया गया है, पेरुकुलम को। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है, जैसे यहाँ पर पहला दिख रहा है खोनोम गांव जो है नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चारों ओर हरियाली से घिरा गांव खोनोम एशिया का पहला ग्रीन विलेज हरित गांव घोषित हुआ है। एशिया का पहला ग्रीन विलेज याद रखिएगा। नॉर्वे के बारे में देखते हैं। नॉर्वे में मार्च 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की पहली शिप टनल नॉर्वे में बनाई जाए। शिप टनल, ठीक है। यहाँ पर सिस्सू दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के सिस्सू में देश के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण वहाँ का प्रस्ताव है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के सिस्सू में। और कोचीन यहाँ पर है, तो कोचीन एयरपोर्ट काउंसिल के डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है कोचीन एयरपोर्ट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमीरात, यहाँ पर इसको क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें जो एनडीबी था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, किसका था? ब्रिक्स देशों ने इसको बनाया है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स देशों ने एनडीबी की स्थापना 2015 में की थी और इसमें 5 देश थे, लेकिन 3 देशों को और जगह दे दी गई। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे। याद रखिए, यू से यूएई, यू से उरुग्वे पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो इसी के साथ सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्राइजो हैं। एनडीबी का मुख्यालय संघाई चाइना में है। आप लोग बताएंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको कमेंट करिएगा, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर हम लोग एनडीबी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ठीक है। तो इसमें 3 सदस्य और जुड़ गए हैं, अमीरात, यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे। ओके, इसी के साथ सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। उभरते सितारे फंड की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात उन्मुख छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, निर्यात उन्मुख छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2021 को उभरते सितारे फंड की शुरुआत लखनऊ में की। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आप लोग कमेंट करिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कितने जिलों के साथ सीमा साझा करती है और कौन कौन से जिले हैं? उभरते सितारे फंड की शुरुआत लखनऊ में की। यह फंड एक्जिम बैंक और सिडबी बैंक द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित है। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित है। आप सिडबी का हेडक्वार्टर बताइएगा कहाँ पर है, सिडबी का भी हेडक्वार्टर बताइएगा कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता अब 100 गीगावाट से अधिक। अभी कोई एग्ज़ाम हुआ था, कुछ लोग बता रहे थे कि वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया और महत्वपूर्ण भी है। देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता अब 100 गीगावाट से अधिक हो गई है, ठीक है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2030 तक देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 450 गीगावाट करने का सरकार का लक्ष्य है। 450 गीगावाट करने का सरकार का लक्ष्य है 2030 तक का, 450 गीगावाट करने का सरकार का लक्ष्य है। अगस्त 2021 में 100 गीगावाट की बिंदु को पार कर गया है, जो देश में विद्युत की कुल उत्पादित स्थापित क्षमता का लगभग 25% है। मतलब कि अब अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से 100 गीगावाट का उत्पादन लगभग हो रहा है भारत में, ठीक है। और भारत का टारगेट है 2030 तक कितना, 450 गीगावाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे अभी शायद COP26 में, वहाँ पर उन्होंने बताया कि अब 450 गीगावाट 2030 तक नहीं, अब हम लोग बढ़ाकर कर देंगे इसको 500 गीगावाट। जो हमारा टारगेट था 450 गीगावाट का, उससे बढ़ाकर अब 500 गीगावाट कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये देखिए कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2030 तक का टारगेट था 450 गीगावाट, अगस्त 2021 में 100 गीगावाट को प्राप्त कर चुका है, जो कुल स्थापित क्षमता का 25% से भी अधिक है, ठीक है। तो तापी कोयले वाला, कोयला, लिग्नाइट, गैस, डीजल, तापी में 60.9%, मतलब 60.9% जो है वो बिजली उत्पादन होता है भारत में, वो तापी है, जिसमें कोयला, लिग्नाइट, गैस, डीजल। हाइड्रो की बात करें, बड़ी परियोजनाएं से 12.1%, नाभिकी 1.8%, अक्षय जो है रिन्यूएबल एनर्जी 25.2% है। याद रखिएगा, सर्वाधिक है तापी, उसके बाद आ जा रहा है अक्षय ऊर्जा 25.2, फिर उसके बाद हाइड्रो आ जा रहा है, फिर नाभिकी आ रहा है, नाभिकी से 1.8%। या तो सीधे ऐसे ही सुमेलित करने के लिए दिया जाएगा, या फिर इसको सेट करने के लिए बढ़ते क्रम में रखने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला कार्बन सीमा कर, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स यूरोपियन कमीशन ने लगाया है दुनिया का पहला कार्बन सीमा कर बॉर्डर पर, ठीक है। दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 5 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। और ये जो मुराद्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको यूरोप का अमेजन भी कहा जाता है, अमेजन ऑफ यूरोप। 5 देश बायोस्फीयर रिजर्व, 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व है। यह रिजर्व मुराद्रवा और डेन्यूब नदियों के 700 किलोमीटर के क्षेत्र के साथ ही ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया में फैला हुआ है। अयोध्या में कुछ इंपॉर्टेंट है। अयोध्या के सरयू तट पर स्थित पार्क, जिसे पहले रामकथा पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, नवंबर में इस पार्क का उद्घाटन प्रस्तावित है, जिसके बाद इसे क्वीन हियो हांग ओके मेमोरियल पार्क। तो ये पार्क जो होगा कहाँ पर है? ये अयोध्या में है। क्या नाम रखा गया है? क्वीन हियो हांग ओके मेमोरियल पार्क।
ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको, ये जो पिक्चर है ड्रामा फिल्म कुझंगल, कुझंगल पिक्चर जो है ये तमिल भाषा की पिक्चर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंकड़ के रूप में अनुवादित है और इसको 94th अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक पुरस्कार के रूप में चुना गया है। और ये पिक्चर टाइगर अवार्ड जीत चुकी है रॉटरडैम 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2021 में टाइगर अवार्ड ऑलरेडी जीत चुकी है। अब इसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है भारत की तरफ से। फिल्म निर्माता हैं विनोद राज पीएस द्वारा निर्देशित, फिल्म निर्माता विनोद राज पीएस द्वारा निर्देशित और विघ्नेश शिवन और नयनतारा द्वारा निर्मित यह पिक्चर है। याद रखिए कुझंगल किस भाषा की है? तमिल भाषा की है। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो जाए या अर्जुन पुरस्कार हो, वहाँ से एक क्वेश्चन इस बार बनना तय है। देखिए बनाना तो चाहिए। 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इनमें हैं नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहान, PR श्रीजेश, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नायर, मनीष नरवाल, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह, मिताली राज क्रिकेट, इन लोगों को दिया गया है। देख लीजिएगा। और आप लोग अर्जुन पुरस्कार भी जो दिए गए हैं उसमें भी देख लीजिएगा। सुहास यतिराज को, जो सुहास एलवाई हैं IAS साहब, उनको भी दिया गया है, तो याद रखिएगा। तो ये पूछे जा सकते हैं। 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी नाम है। दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी उसका नाम है, वो लॉन्च हो गया है। अंतरिक्ष में पहली फिल्म फिल्माने के बाद रूसी टीम पृथ्वी पर वापस आ गई है। पहली फिल्म, उसका नाम रखे हैं चैलेंज। तो रूसी फिल्म है, रशियन मूवी है, उसका नाम है चैलेंज। और अंतरिक्ष में पहली फिल्म फिल्माने के बाद रूसी टीम पृथ्वी पर वापस आ गई। तो ये रशियन अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा ये मूवी बनाई जा रही है, जिसका नाम चैलेंज रखा गया है। इसी के साथ इन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया कि पहली बार शूटिंग की है अंतरिक्ष में जाकर। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं कनाडा के अभिनेता विलियम सैटलर, 90 साल के हो गए हैं। ठीक है। और ये जो है अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो गए हैं वर्तमान समय में। 13 अक्टूबर 2021 को सैटलर जेफ बेजोस की स्पेस फ्लाइट कंपनी ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेपर्ड NS-18 मिशन के 4 सदस्यीय दल के हिस्सा थे। ठीक है। बुल्गारियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2021 बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरुष एकल का खिताब जीते हैं भारत के मैसनाम मिराबा लुवांग। ये नाम अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि भारतीय नहीं है, लेकिन ये भारत के हैं। पुरुष एकल के खिताब भारत के मैसनाम मिराबा लुवांग ने बुल्गारिया के डैनियल निकोलेव को पराजित किया है। बुल्गारिया इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, तो इसको भारतीय ने जीता है। पुरुष एकल में क्या नाम है? मैसनाम मिराबा लुवांग। और महिला एकल का भी खिताब भारतीय ने जीता है। सामिया इमाद फारूकी ने तुर्की के ओजगे बराक को पराजित किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, रट डालिएगा। पोलिस इंटरनेशनल में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भारत के किरण जॉर्ज ने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन को पराजित किया पुरुष एकल में। ये किरण जॉर्ज पुरुष हैं, महिला नहीं है। पुरुष एकल में किरण जॉर्ज ने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन को पराजित किया। वहीं महिला एकल का खिताब सिंगापुर की युयान जैस्लिन लुई ने भारत की सामिया इमाद फारूकी को पराजित किया। ये दोनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में आपके मिल जाए। योनेक्स ओपन, ये क्यों रखना, क्यों महत्वपूर्ण है? योनेक्स ओपन जो है, ये योनेक्स ओपन 2021 में उप विजेता लक्ष्य सेन थे। भारत के उप विजेता थे पुरुष एकल में लक्ष्य सेन हैं। लक्ष्य सेन जो है लड़ रहे थे लोहे से। ठीक है। सिंगापुर के लोह की नीवेव से लड़ रहे थे, लेकिन बेचारे हार गए, लेकिन उप विजेता रहे। ठीक है। योनेक्स ओपन में यहाँ पर देखिए जो फीफा का अंतर्राष्ट्रीय फीफा वगैरह के द्वारा जो अवार्ड दिया, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। इस वर्ष भारतीयों का पूरा दबदबा रहा है। भारतीयों ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हरमप्रीत सिंह भारत के, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश भारत के, सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर ऑफ द ईयर गुरजीत कौर भारत की, सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया भारत की, सर्वश्रेष्ठ पुरुष राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर भारत की, सर्वश्रेष्ठ महिला राइजिंग स्टार शर्मिला देवी भारत की, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच ऑफ द ईयर ग्राहम रीड को, ऑस्ट्रेलिया के हैं, भारतीय पुरुष टीम के कोच हैं, इनको मिला है। वहीं देखिए यहाँ पर लिखा है उल्लेखनीय कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बेल्जियम घोषित
घोषित पुरस्कारों में एक भी पुरस्कार नहीं जीत सकी। बेल्जियम ने गोल्ड मेडल जीता था, भारत ने ब्रोंज जीता था हॉकी में, है ना, लेकिन एक भी मेडल नहीं जीत पाई बेल्जियम। भारत ने ब्रोंज जीता था, किसको हरा के? जर्मनी को हराकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण है। आइसलैंड में हवा से कार्बन लेने वाले दुनिया के सबसे बड़े प्लांट की शुरुआत आइसलैंड में। उस प्लांट का नाम क्या है? ओरका नाम है। एम्स्टर्डम में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। इस स्टील ब्रिज का क्या नाम है? MX3D क्विज कराया गया था, उसमें एक ऑप्शन रखा गया है कि सूर्यवंशम का 3D वर्जन, और कुछ लोगों ने उसको भी टिक किया कि हाँ हो सकता है 3D वर्जन में सूर्यवंशम आ रही है। संघाई सहयोग संगठन की 21वीं शिखर बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो आप लोग देखिएगा, SCO में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इस समय 9 देश हो चुके हैं। 9वां देश बना है, कौन सा बना है? ईरान। 9वां देश ईरान बना है। SCO में बाकी कौन से देश हैं? एक चीज़ याद रख लीजिएगा, इंडिया और पाकिस्तान से सटा हुआ है चाइना, और चाइना से सटा हुआ है रसिया। 4 ये हो गए, बाकी 4 देश और हैं, उसको देख लीजिएगा। और एक ईरान भी ज्वाइन हो गया, तो 9वां देश सदस्य हो गया है। इसकी 21वीं बैठक हुई है दुशांबे, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ है, और नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर वीडियो लिंक के माध्यम से हिस्सा लिया, और दुशांबे में भारत के प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। ठीक, G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। 16वां शिखर सम्मेलन रोम इटली में हुआ है 30 से 31 अक्टूबर, G20 का 16वां शिखर सम्मेलन। और 17वां शिखर सम्मेलन होगा 2022 में इंडोनेशिया में, 18वां होगा भारत में, 19वां होगा 2024 ब्राज़ील में। तो यहाँ पर सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है, या फिर पूछ सकते हैं कि इसका G20 का मोटो क्या था? पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारत की G20 शेरपा सरकार के मुखिया के निजी प्रतिनिधि थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ घोषणाएं भी हुई हैं, उसको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया गया, लेकिन एक देख लीजिए कि G20 की इस बैठक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ पर न्यूनतम 15% का टैक्स लगाने पर सदस्य देशों में व्यापक सहमति बनी है, जिसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। ये सम्मेलन कहाँ पर हुए हैं? 16वां रोम इटली में, 17वां इंडोनेशिया में, 18वां भारत में, 2023 में, 2024 में ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। COP26 सम्मेलन की बात करें तो COP26 सम्मेलन अभी हुआ ग्लासगो के स्कॉटिश इवेंट कैंपस। ग्लासगो कहाँ है? UK में, यूनाइटेड किंगडम में। बताइएगा यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या आता है? स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड आता है, या फिर स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड आता है? इसको कमेंट करिएगा। तो UK के ग्लासगो के स्कॉटिश इवेंट कैंपस में हुआ है। सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय मूल के ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री आलोक शर्मा ने की, और ग्लासगो समझौता हुआ है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको हम लोग देख चुके हैं पीछे, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि सभी देश पहली बार जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाने पर सहमत हो गए, और समझौते में शामिल देश अगले साल कार्बन कटौती पर भी सहमत हो गए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके। COP26 सम्मेलन के दौरान 2022 COP27, 26 हुआ UK ग्लासगो, और 27 होगा मिस्र में, और 28 होगा UAE में। 28 होगा UAE में। याद रखिएगा सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पर देखिए 1.5 डिग्री सेल्सियस का पंचामृति भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर दिया, पंचामृत रणनीति, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन इमिशन का प्राप्त कर लेगा भारत। कब तक? 2070 तक भारत का ये है, और 2030 तक भारत यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी 50% ऊर्जा आवश्यकताएं अच्छे ऊर्जा स्रोतों से पूरी की जाएंगी। भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। बाकी ये सब चीज़ें दी गई हैं, और 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने हेतु प्रतिबद्ध किया गया। इसमें इस जो हुई है अभी बैठक, इसमें सभी देशों को ये लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है चीन 2060 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा की है, भारत ने 2070 तक बात की है। याद रखिएगा। 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाइट हाउस परियोजना नहीं शुरू की गई? तो इंदौर है। याद रखिए ईरा, IRACL, ईरा, आई से इंदौर, और R से राजकोट, और R से रांची, ईरा हो गया।
ए से हो जाएगा आपका अगरतला, सी से हो जाएगा आपका चेन्नई और एल से आपका लखनऊ। याद रखिएगा 6 जगह पे लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य में या कि सिटी में लाइट हाउस परियोजना शुरू नहीं की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हिमाचल प्रदेश का किन्नौर बना 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला। ये हम लोग देख चुके हैं, पीछे देख चुके हैं। आईसीएन द्वारा असम सरकार से कोकिलाबारी सीड फार्म को संरक्षित घोषित करने का अनुरोध किया गया है। कोकिलाबारी सीड फार्म कहाँ पर है? कोकिलाबारी सीड फार्म है असम में। याद रखिएगा, आईसीएन ने इसको संरक्षित घोषित करने के लिए कहा है। पिछले लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको सर्च कर लीजिएगा। आईसीएन ने अपने रेड डाटा लिस्ट में बंगाल फ्लोरिकन को क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी अति संकटापन्न स्थिति में रखा है। और ये बंगाल फ्लोरिकन जो है यहाँ पर कोकिलाबारी सीड फार्म के पास पाए जाते हैं। ठीक है, और WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 स्पेसीज में रखा गया है और ये अपने मेटिंग डांस के लिए प्रसिद्ध है। देश का पहला अनाज ATM कहाँ पर? गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर में स्थापित, हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर में। पुरुषों के फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली बार किसे महिला कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? सारा टेलर हम लोग देख चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेलों में सर्वाधिक 7 पदक, ऑस्ट्रेलिया के एम्मा मैक्योन। ओके, तो ये इसी के साथ एक करंट अफेयर जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे उसको हम लोगों ने देख लिया, जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ ये सब करंट अफेयर थे। बाकी आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो भी लेक्चर आप कवर कर लीजिए। और RR यादव सर के जो लेक्चर हैं हिंदी के वो कवर कर लीजिए। और हो गया उत्तर प्रदेश स्पेशल तैयार रखिए। 3 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं इस एग्ज़ाम के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, RO के लिए। पहली चीज़ होती है आपका उत्तर प्रदेश पूरा कवर हो, दूसरी चीज़ होती है आपका करंट पूरा तैयार हो, और तीसरी चीज़ आपकी हो जाती है कि आपका यूपी करंट के अलावा आपकी हिंदी बहुत अच्छे से, हिंदी पर अच्छी पकड़ हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आपका रीजनिंग में भी आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप आगे लीड कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। 10 कर लेंगे तब भी लीड कर लेंगे। और अगर आप रीजनिंग का लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिए। बाकी GS तो सब लोग पढ़ ही रहे हैं, GS में सब लोग लगभग ठीक ही ठाक हैं। आप लोग क्विज ज़रूर ज्वाइन करिए, क्विज वहाँ पर देखिए, वहाँ पर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें आंसर दिया करिए। कुछ डिस्कशन भी हो तो वो भी वहाँ पर किया करिए। प्रियांशु दुबे ऑफिशियल को ज्वाइन करिए, सौरभ ऑफिशियल को ज्वाइन करिए, क्विज वहाँ पर दिए जाएंगे। और आज शाम तक, आज 30 दिसंबर की शाम तक हो सकता है कुछ और क्वेश्चन इसमें डाल दिए जाएं। और कल 30 नवंबर अभी आज है, 1 दिसंबर को पूरा उत्तर प्रदेश का जो करंट है उसका हो जाएगा। बाकी करंट के लेक्चर जो नई वाली घटना सार आई है वहाँ से लगभग क्वेश्चन वहाँ पर डाल दिए गए हैं, उस पर क्विज में हो चुके हैं। मोर देन 200 क्विज ऑलरेडी वहाँ पर 200+ क्विज हो गए हैं। आप ऊपर करके जाकर देख सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सर्च करेंगे तो करंट आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ लेक्चर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।